नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने चैनल पर तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी की भाषाएं एवं उनका विकास। कल की कक्षा में हमने देखा कि विश्व की समस्त भाषाओं का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण कल हमने पढ़ लिया था और आज हम प्रारंभ करेंगे परिवार मूलक वर्गीकरण। परिवार मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत भाषाओं को, विश्व की समस्त भाषाओं को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। उसी में से जो पहला है वह है भारोपीय परिवार। तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उनको आज की कक्षा को यहाँ से प्रारंभ करते हुए हम हमारी भारतीय आर्य भाषाओं के जो विभाजन है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तक से होते हुए किस प्रकार हमारी भाषाएं वर्तमान हिंदी खड़ी बोली के मानक रूप में पहुंची हैं, इसको हम देखेंगे। परीक्षा में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं, तो 10 शाखाएं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन से? शतम और केतुम। शतम वर्ग में आता है भारत ईरानी आर्य, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। केतुम वर्ग में आता है जर्मानिक, ट्यूटानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है: ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। ईरानी साहित्य का प्राचीन धर्मग्रंथ अवेस्ता 7वीं सदी ईसा पूर्व का है। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ईरानी भाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में है मीडियन और प्राचीन फारसी। पूर्वी में है अवेस्ता और मोगदियन पामीर। अब अवेस्ता का वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, आर्सिटिक, कुर्दी। पहलवी का फिर 2 भागों में वर्गीकरण किया गया, हुज्वारेश और पाजद। फिर इससे आधुनिक फारसी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो ये होगा ईरानी भाषा परिवार। इसके बाद जो दरद है उसको देखते हैं। दरद शब्द का, देखिए, अवेस्ता शब्द का अर्थ शास्त्र होता है, ठीक है, और शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। 2 चीज आपको याद रखनी है। भाषाओं का जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, भाषाओं का विकास पढ़ते हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक में से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है। इसका प्राचीन नाम पैशाची प्राकृत भी है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि हैं। तो ये 3 भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत शतम वर्ग में भारत ईरानी आर्य भाषा, वहां पर 3 वर्ग हो गए। इसके कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका अवेस्ता वाला ईरानी, दूसरा हो गया दरद और तीसरा है भारतीय आर्य भाषाएं। तो अब हम हमारी कक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, भारतीय आर्य भाषाएं, यहाँ से भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के वर्गीकरण को हम देखेंगे। यह सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। पूरी बुक प्लेलिस्ट पर, चैनल पर प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से आपको मिल जाएगी। आपको अलग से खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, बाकी आवश्यकता नहीं है। जैसा बुक में लिखा हुआ है, बिना कुछ छोड़े हुए, एज इट इज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसका हिंदी साहित्य के इतिहास वाला भाग है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, नोट्स की फॉर्म में है, एक जगह पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो उसको भी आप लोग जो है देखते हुए चलें, ठीक है। ऐसा ना हो कि परीक्षा से पूर्व आप फिर हड़बड़ी में देखें, तो 2 से 3 बार इस बुक को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, खुद पढ़ लें। इसके अलावा अगर समय नहीं मिल पाता है, एक बार स्वयं देख लें, बाकी वीडियोस के माध्यम से आप इसको सुनते रहेंगे तो भी याद रहेगा।
लेकिन नए विद्यार्थियों से मैं कहना चाहती हूँ कि यह बुक उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं। जैसे यदि कहीं से आप कोचिंग कर रहे हैं, आपके जो भी गुरु हैं वो आपको हिंदी साहित्य से थोड़ा बहुत परिचय करवा देते हैं, तो उसके बाद आपको याद होने लगेगा। आप हिंदी साहित्य के बारे में कुछ नहीं जानते और सोचे कि सीधे इस बुक से याद कर लेंगे, तो संभव नहीं है, क्योंकि फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी और उसके लिए आपको पता नहीं 10 बार, किसी को 5 बार, किसी को 15 बार, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है, बार बार इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के रूप में नए हैं तो सरल साहित्य से अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, ये पुस्तक प्लेलिस्ट में पूरी उपलब्ध है, उसको देख लें, फिर इस बुक को पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, याद भी होंगे। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं आईं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो पाली है प्रथम प्राकृत भाषा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। प्राकृत द्वितीय प्राकृत है 1000 ईसा से 500 ईसा तक। अपभ्रंश है तृतीय प्राकृत 500 ईसा से 1000 ईसा तक। इसके अलावा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 से लेके अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत से हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आधुनिक जो भाषाएं हैं, बोलियों का वर्गीकरण, उस सब पर भी पहुंचेंगे, पर पहले क्रमबद्ध रूप से हमें सीखना होगा। वैदिक संस्कृत और छंदस ये एक ही है। छंदस वर्ड आपको हिंदी साहित्य में, जब भाषा वाला टॉपिक आप हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी विषय में भाषा वाला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तब ये आपको देखने को मिलेगा बार बार ये शब्द। तो 3 वर्गों में वैदिक संस्कृत को बांट सकते हैं, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। इसके सूक्त प्राय यज्ञों के अवसर पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्थितियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यज्ञों के कर्म कांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन दोनों रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद में सौम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गे पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जनसाधारण प्रचलित तंत्र मंत्र टोनी टोटकों का संकलन है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद 4 वेद हैं। ये सब वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हैं। ब्राह्मण भाग में कर्म कांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव एवं पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषद के नामों से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। 12 प्रमुख हैं: ईश, केन, कंठ, प्रश्न, ब्रह्मणारेक, ऐत्रेय, छंदोगे, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशिकी और श्वेताश्वेतर उपनिषद। और ये जो श्वेताश्वेतर उपनिषद है, यहीं कहीं से भक्ति का प्रारंभ भी होता है। ठीक है, ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे, परंतु शनै शनै बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अथवा
संधि रहित अवस्था में अलग अलग करके पदपाठ बनाया गया तथा पदपाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए। इस प्रकार वेद के विभिन्न शाखाओं के प्रतिशाखों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं, परंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि आपको ये जो समय दिया हुआ है ना भारतीय आर्य भाषाओं का, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन आर्य भाषा, इस सब को आपको जो समय दिया हुआ है उसको याद करना है आपको। ठीक है, शौनककृत ऋक प्रतिशाख्य, कात्यायनीकृत शुक्ल यजु प्रतिशाख्य, तैत्रेय संहिता का तैत्रेय प्रतिशाख्य, मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिशाख्य, सामवेद का पुष्प सूत्र, अथर्ववेद का शौनककृत अथर्व प्रतिशाख्य। इन प्रतिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण विचार, उच्चारण, पदपाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत की ध्वनियां कौन कौन सी हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रवृत्ति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिनमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन है। डॉक्टर हरदीप बिहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जाता है। वैदिक स्वर संख्या 13 है, अ आ इ ई उ ऊ री री और री। संयुक्त स्वर हैं ए ओ आई औ, ये संयुक्त स्वर हैं। वैदिक व्यंजन में संख्या मानी गई है इनकी 39। कंठ से, और इनको ना स्थान के आधार पर घोष, अघोष, अघोष, घोष, फिर अघोष और अर्ध स्वर में इनको जो है विभाजित किया गया है। कंठ से निकलने और अघोष को पुनः 2 अल्प प्राण महाप्राण में, घोष को पुनः अल्प प्राण महाप्राण में इस तरीके से विभाजित किया गया। इस विभाजन को हम कल की कक्षा में देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, कंठ से निकलने वाली जो ध्वनियां उनका वर्गीकरण देखते हैं। क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है, घ महाप्राण है और ड पूर्णतः जो है अल्प प्राण है। ये कैसे है कि जो ये 5 जो वर्ण हैं इनमें जो पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है वह अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, तालव्य में देखते हैं च, ज और अणे, ये क्या है? ये अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा छ और झा ये महाप्राण है। इसी प्रकार मूर्धन्य में ट और ड और अल और अणे ये अल्प प्राण है। ठ, ढ और लह ये क्या है? महाप्राण है। दंत्य में त, द, न अल्प प्राण है। थ, ध ये महाप्राण है। ओष्ठ में प, व, म अल्प प्राण है। फ, भ महाप्राण है। इसके अलावा ह महाप्राणों में और कौन कौन से आते हैं? ल, लह और ये हा ये महाप्राण में आता है। अल्प प्राण में ये अनुस्वार है, ये अल्प प्राण में आ जाता है। ऊष्म व्यंजन या महाप्राण कौन से होते हैं? श, शह, श, श, स और विसर्ग, जीवा मूल्य, उपध्मानीय ये सब अघोष में आते हैं। अर्ध स्वर कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन जिन्हें कहते हैं य, र, ल, व ये अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, आगे देखते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत के 3 लिंग, पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 वचन, 1 वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वाच्य, कर्ती, कर्म, भाव्य एवं 8 विभक्तियों, कर्ता, संबोधन, कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काको की अधिकरण में पेपर संबोधन हे ओ अरे का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने वे परस में 2 पदों में चलते थे। कुछ एक धातु उभयपदी भी थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में 4 समास मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूपी टीजीटी वालों के लिए उसमें संस्कृत भी आएगी तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है ये मैटर। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव क्रियार्थ मिलकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल हैं, लट वर्तमान, लिट परोक्ष या संपन्न, लंग अन्नदंत या संपन्न, लुंग सामान्यतः भूत। 6 भाव है, लोट विधिलिंग, आशीर्वाद, लंग लेट और लैंग।
लोट आज्ञा के अर्थ में, विधि लिंग संभावनार्थ, आशीर्वाद इच्छार्थक, ऋंग अर्थ हेतु, हेतु समुद्भव या निर्देश, लेट अभिप्राय और लैंग निर्बंध। क्रिया के 10 काल और भाव वेद को ही लकार कहते हैं। लोट लकार पठतु वाला जो है ना, पठतु पठत पठंतु, और ये विधि लिंग होता है जो अपठित वाला जो होता है ना वो, और लट लकार होता है पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठामै। लिट जो लकार होता है ना, लिट लकार होता है आपका पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यंती वाला। ठीक, तो इसी तरीके ये मैं आपको जो इसलिए बहुत विस्तार से नहीं समझा रही हूँ क्योंकि सारे विद्यार्थियों से ये नहीं पूछा जाएगा। यूपीटीजीटी में संस्कृत अनिवार्य है, तो उसके विद्यार्थियों को अलग से नोट्स में करवा दूंगी, उसी में से लगभग संस्कृत के सभी प्रश्न आते हैं। तो आप इन वीडियोस को शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी ना करें, वीडियोस को शेयर करें। वैदिक संस्कृत में विकरण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया था। गण विकिरण, गण विकिरण। गण में भव्यादि गण, अदादि, देखिए ये मैं सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ, उसकी व्याख्या करने का यहाँ कोई औचित्य है नहीं। भवादिगण, अदादिगण, जित्योतातिगण, दिवादिगण, स्वादिगण। विकरण में अविकरण रहित द्वित य नु, गण तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि, विकरण अ न उ न अय। लौकिक संस्कृत, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां लह, लह, जीवा, मूल्य और उपधमानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां शेष बच गई हैं। अब जो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, इसको कल की कक्षा में हम प्रारंभ करेंगे, जो होगी आपकी कक्षा नंबर 4। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे कल इसके आगे के भाग के साथ, लेकिन उससे पूर्व मिलूंगी आपको हिंदी बुकशाला चैनल पर, और इसके अलावा इसी चैनल पर जो आपका उपन्यास वाले जो नोट्स चल रहे हैं, इसी बुक के माध्यम से उपन्यास को हम कंप्लीट करेंगे। फटाफट से देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, वीडियोज को शेयर करते रहिए। चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।